Sir, your mic is muted. Sir, kindly unmute your mic. हाँ, अभी स्टार्ट कर सकते हैं अभी? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक, तो अभी ये स्क्रीन शेयर में दिख रहा है अभी सबको? अभी इज विजिबल, द स्क्रीन इज विजिबल? हाँ सर। हाँ, तो अभी तक हमने ऑनलाइन वर्क ऑर्डर देखा। वर्क ऑर्डर कैसे जनरेट करना है, टेंडर क्लर्क के लॉगिन से जनरेट होगा, फिर आपके पास उसको अप्रूवल के लिए आएगा, एंड देन इट विल गेट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉरवर्ड करके। ठीक है, उसके डिटेल्स आपको उसमें चेक करने हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में नहीं तो फिर कुछ गलतियां मिलने की संभावना कम रहती है। और वर्क ऑर्डर होने के बाद ई बिल ईएमबी में पहले अभी सभी के आपको स्टार्टिंग में, ये जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये स्टार्ट ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सभी एम्प्लॉय के पर्सनल डिटेल और सर्विस डिटेल डालना है आपका। एटलीस्ट जो लोग इसमें कंसर्निंग हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, जैसे उसके बाद आपके ऑफिस के जो चारों पीओ, 4-5 जितने पीओ होंगे, पीओ मतलब प्रोजेक्ट ऑफिसर, टेक्निकल पर्सन, जेई वगैरह या सेक्शन इंजीनियर होंगे। उसके बाद आपका पीए जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ऑडिटर जितने ऑडिटर होंगे 3, 4, 5 जो भी, उनका डिटेल्स, फिर डीओ का आपका खुद का डिटेल, और प्लस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, इनके सारे के डिटेल डाके उनको उसका सर्विस डिटेल्स उनको ऐड कर देना, उनको अटैच कर देना है। तो अभी ये पहला सिस्टम पूरा हो गया कि आपके पूरे एम्प्लॉय और सारे इसमें आ गए। ठीक, तो अभी ई बिल का स्टार्ट हो गया आपका, कि अभी कंप्यूटर सिस्टम को पता हो गया कि इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी इनकी ये ड्यूटीज है। ठीक है, नेक्स्ट में है यूजर क्रिएशन। मतलब आपको अपना ईमेल यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आईटीसीसी को या किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना आईडी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है सर, इसमें एक डाउट है, यदि Yes. किसी व्यक्ति को दो असाइन है, वो डिप्टी इंजीनियर भी है और ऑफिस का पीए भी है, तो उसके हाँ, लिए yes. एक ही से हो जाएगा या अलग अलग दोनों करना पड़ेगा? मैंने अभी आपको दिखाया, एक मिनट दिखाता, फेस दिखाता आपको। ये सर्विस डिटेल्स, हमारे पास एक स्टाफ यहाँ पर हैं, ये प्रशांत ढोंगे करके, इनके पास एडिशनल चार्ज पीए का है और डिवीजन में वो एसडीओ भी हैं, दोनों इनके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पहले वाले में उन्होंने डिप्टी एग्जीक्यूटिव डाला हुआ था, ये चेंज करके डिप्टी इंजीनियर करना है, वो हो जाएगा बाद में। बट एक डिप्टी इंजीनियर भी है जो दोनों है, दोनों पोस्ट काम करता है, एडिशनल चार्ज का ऑप्शन उसके पास रहता है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं अभी कोई एक एग्जाम लेता हूँ, यम पर चलिए टेम्बुंडे साहब हमारे ये हैं, ये इनके पास एडिशनल चार्ज इसका भी है। तो टेम्बुंडे साहब कहाँ गए जी, ठीक खुद लग रहे। इनके पास से आप इसको अपडेट एक में देंगे, यहाँ पे एडिशनल चार्ज याद इसके यहाँ पे नहीं, टेम्बुंडे कहाँ गए, ये एडिशनल चार्ज इनको यहाँ पे अटैच करना है। मान लिया अभी दिख रहा है एडिशनल का ऑप्शन यहाँ पे। तो ये टेम्बुंडे साहब जो हैं, इनके पास जे भी हैं, उसी ऑफिस के डिप्टी इंजीनियर भी हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी नंबर 1 गढ़चिरौली के ईएमबी में आपके डिप्टी इंजीनियर भी हैं, एडिशनल चार्ज है। पीरियड मुझे याद नहीं इसलिए मैं लिखूंगा नहीं अभी, बट ही इज वर्किंग देयर। मान लिया मैं अभी जा रहा हूँ 4 तारीख से, 4 जनवरी 22 से वो वहाँ पे काम करे। जैसे इसको सेव करेंगे तो उनका पास एडिशनल चार्ज वहाँ चला जाएगा उस तारीख से। मुझे अभी डेट याद नहीं है, तो मैं डाल देता अभी कब से काम कर रहा हूँ, पूछ के मैं डाल दूंगा बाद में, तो आ जाएगा। तो आपका एडिशनल चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो 2 नाम दिखेगा, ये टेम्बुंडे साहब के नाम से यहाँ पे, एक रेगुलर चार्ज, एक एडिशनल चार्ज, 2 रेगुलर एडिशनल दोनों दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो रेगुलर एडिशनल दोनों हो गया, चार्ज हो गया। अभी तक डीओ के एडिशनल चार्ज का ऑप्शन इसमें नहीं है, 2 अलग डिवीजन का। ठीक है, वहां अलग क्रिएट करना पड़ेगा, अलग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, शायद ये लोग फ्यूचर में कर। जैसे मेरे पास मान लिया पीडब्ल्यू नंबर 1 है, नंबर 2 भी हो जाएगा किसी कारण से किसी समय के लिए, तो उसका मैं कैसे करूंगा? एक ही नाम से 2 आईडी हो सकता है क्या ऐसा? ये अभी डिस्कशन पे है, भी शायद फ्यूचर में, अभी नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है, एडिशनल चार्ज दूसरे डिवीजन का इसमें ऑप्शन अभी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो मे बी आपको उसी का आईडी यूज करना पड़ेगा या कुछ होगा, अभी तक तो ऐसा नहीं है, देखेंगे उसको, ये अभी डिस्कशन में है, ये हो जाएगा। हाँ, अभी हमने यूज एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, अब हमको सर, उसको यदि
यस, कोई लीव लेके जाता है और उसको एडिशनल चार्ज देता है तो आपको उसी का आईडी यूज करना पड़ेगा, आपका आईडी पासवर्ड देगा वो, ठीक है। आपका आईडी पासवर्ड जो जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं वैसे वो देगा आपको, फिर आप उसको यूज के बाद वापस कर दीजिए, उसको चेंज कर सकते हैं अपना, फिलहाल तो वही कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन भी आ जाएगा, अभी सारे लिंक होंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा वो, ठीक है। अभी ये चाह रहा है गवर्नमेंट की इच्छा है कि जल्दी से सारे डिवीजन शुरू करें, फिर 1 बाय 1 सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे वो। अभी जो स्टार्टिंग का 1 साल 2 साल पहले जो था और अभी में बहुत चेंजेस हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ क्या चेंजेस हुए अभी, ठीक है। एडिशनल चार्ज का हो गया, एडिशनल चार्ज पहले एक ही डिवीजन होता था, मैंने एक ही सब डिवीजन होता था, वो दूसरा सब डिवीजन हो रहा है, ये सब चीज़ें आई ऐड हुई हैं अभी। जेई को डिप्टी का चार्ज भी दे सकते, पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, डी को डी का देते थे, अभी जेई को दे सकते हैं चार्ज। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें अभी ऐड होती जा रही हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे वो चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। हाँ, तो अभी हमने एम्प्लॉय आईडी और सर्विस डिटेल्स क्रिएट कर लिया, पहला काम है। सभी मैंने सिस्टम को बता दिया कि इतने लोग काम कर रहे हैं और वो उनका फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ देयर। अभी हम उसको करेंगे असाइन एम्प्लॉय टू यूजर, अब उसमें हम यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर है, यहाँ पे डिवीजन नंबर 1 गढ़चिरौली में इतने लोगों का यूजर क्रिएट किया हुआ नहीं है अभी। ये एमएस गढ़चिरौली 1 गढ़चिरौली, ऑडिटर 1, ऑडिटर 2, ऑडिटर 3, PO2, PO3, PO4, इतने लोगों का क्रिएट किया हुआ नहीं है। WMS अभी चालू नहीं है, इसलिए इसका भी नहीं है। इसमें से हम समूह का यूजर कैसे, मान लिया कि हम एमएस गढ़चिरौली AU1 किसी को देना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम उसको। मान लिया हमने एक गोंडोडे को दिया, गोंडोडे को, ठीक है। ये इसको अभी जैसे ही हम साइन करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा, इस आईडी में चला जाएगा, और इसका यूजर नेम रहेगा यही गढ़चिरौली 1 AU1, ठीक है। और सेम विल बी द पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है? तो आप अपना आईडी खुद से क्रिएट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो जितने भी लोग आपके हैं, जैसे मान लिया हम सब डिवीजन में जाते हैं, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं इसको। अभी मान लिया सब डिवीजन कुलचेरा गए, यहाँ पे फिल्टर किए, तो यहाँ पे सब डिवीजन कुलचेरा में कोई न कोई किसी न किसी आईडी क्रिएट किया हुआ है, कोई न कोई वहां पर है, इसीलिए यहाँ पर उसमें नहीं दिखा रहा है। अब मैं देखता हूँ वहां पे किसका है, तो चेंज असाइन एम्प्लॉय, मान लिया हमारे पास कुलचेरा में कौन है, हमको चेंज करना है, तो यहाँ देखिए सब डिवीजन कुलचेरा, यहाँ पे फिल्टर की, तो यहाँ पे एक कोई सुनील पी मालीवा साहब को कुलखेड़ा डी के नाम से रजिस्टर किया हुआ है, बट इनका रिटायरमेंट हो गया है, ये चले गए यहाँ से। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करके मालीवा साहब नहीं, अभी हमारे मोरे साहब वहाँ पर अभी हैं, तो जैसे मान लिया मोरे साहब यहाँ पर, नितिन नहीं, मोरे साहब, हाँ अविनाश मोरे, ये इसको करके जैसे ही आप चेंज इम्प्लाई करेंगे तो उनका नाम बदल के यहाँ आ जाएगा, ये उनका नाम से आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ अभी कौन आ गया कुलचेरा में, कुलखेड़ा एक्चुअली है, ये नाम इंग्लिश में गलती आ रहा है, वो या मोरे साहब आ गए, ठीक है। क्लियर है? अभी क्लियर है कि नहीं है वाला? अब ये आईडी इनके पास चला गया, कुलखेड़ा डी। पासवर्ड जो होगा इनको उनसे लेना पड़ेगा, उन्होंने चेंज किया नहीं किया हुआ तो सेम पासवर्ड रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे दिखता है कब से कब तक कौन है, कहां से कहां तक कौन है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन कुछ भी? यहां तक क्लियर है? आपका आईडी खुद ही क्रिएट हो गया, लॉगिन आईडी, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ डीओ का लॉगिन आईडी दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ बनता है। यहाँ पे नंबर 1 गढ़चिरौली फिल्टर, ये डीओ का मेरा आईडी बना हुआ है यहाँ पे, गढ़चिरौली 1 डीओ, ठीक है। इतने लोग यहाँ पे वर्किंग है अभी, जो काम कर इनका आईडी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? अभी हमने EMB और ई-बिल सिस्टम को बता दिया कि कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, और उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट उसमें लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड में डायरेक्ट। जैसे मैं अपने लॉगिन आईडी में डायरेक्ट करता हूं अभी आईडी में। यहां तक किसी कुछ कंफ्यूजन पूछना है, फिर मैं लॉगआउट करूंगा यहां से। यस, एनीवन? आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, नो सर, कोई डाउट। अच्छा ठीक है। वो जब मैं भी पहली बार सीख रहा था ना, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सी चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर मैं जब जैसे जैसे धीरे धीरे आप काम करेंगे उस पर,
तो चीज़ें आएगी समझ में, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं 2014 या 15 में इसको शुरू किया था। थोड़ा सिमिलर है। तो उस समय मुझे भी थोड़ा सिमिलर है। हाँ नहीं, ठीक है, थोड़ा ही धीरे धीरे अभी एक प्रोसेस याद रहेगा, तो फिर बाद में आप कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वंस यू गो थ्रू दीज थिंग्स, जैसे आपको कुछ आइडिया आएगा, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर फोन कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जितने बाकी है नांदेड़ हुआ, जितने भी है उस्मानाबाद, सब मेरे को फोन करते हैं, मैं ऑनलाइन बताया था। मतलब मेरे सॉल्व नहीं हुआ तो ITCC डिपार्टमेंट है वहाँ, शुक्ला मैडम और 2-3 लोग और हैं वहाँ पे, वो सब हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा से हेल्प करते हैं, कोई इशू नहीं है। पुणे में भी एक डिपार्ट आपके पास कुछ लोग हैं, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, ITC डिपार्टमेंट वहाँ भी है, वो भी हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। आप एक शुरू कीजिए, जो प्रॉब्लम आएगा वो करूंगा। ई जल सेवा में भी ये सारी चीजें अलग से नहीं है, उसी सिस्टम में डालना पड़ता है। EMB में ये उनको भी डालना पड़ता है आपको, पूरा लॉगिन ID पासवर्ड सब, ठीक है। उसमें पैन नंबर वगैरह से लिंक रहता है, वो सब आधार नंबर भी उसमें डालना पड़ता है। तो ई जल सेवा का भी सिस्टम सेम टाइप का है। यहाँ पे उसका एक आईडी ये दिख रहा है का विंडो आपको अभी, ई जल सेवा का ये दिख रहा है, जल सेवा विभाग का आईडी। कोई एक आदमी बोलिए म्यूट करके, अनम्यूट करके। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें भी जो स्टार्टिंग में जो है ना, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ, ये पूरे इतने लोगों का यहाँ पे जो दिया हुआ उसको ऐड करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड सबको देता है, वो ID वही देता है, मतलब BIDC भेजती है आपको, और ये सभी आपको ऐड करेंगे, वही लोग ऐड करेंगे, आपको ऐड करके कर देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट डालना, वो सब डालना, ये इसमें सब सेम सिस्टम है, सिर्फ अलग विंडो अलग उसका है, ठीक है। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ यहाँ, जो इसमें सेम प्रोसेस वहाँ भी है, बस आपको कुछ चीजें यहाँ पे, यहाँ हम खुद कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ BIDC को दिया हुआ है, कुछ AC को दिया है, कुछ C को दिया हुआ है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने लॉगिन क्रिएट कर लिया सबका, तो DO का लॉगिन आ गया, मैं DO का लॉगिन में जा रहा हूँ डायरेक्ट। अभी लॉगिन ID मुझे याद नहीं रहता। हाँ। ये आपको दिखता है लॉगिन ID इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। ये विंडो दिख रहा है अभी, दिख रहा है सर। हाँ हाँ। तो ये विंडो के अलावा अभी हम लोग इस विंडो में काम अपने को तुरंत नहीं है, हम लोग पहले आपको जो बाकी चीजें हैं वो बताता हूँ, फिर इसमें हम लोग आते हैं। अब हमने जो ऑनलाइन EMB क्रिएट किया और उसके क्या, तो वो सीधे चला गया आपको JEE के लॉगिन में, ठीक है। JEE के लॉगिन में चला गया, और जो हमने वर्क ऑर्डर इशू किया है और जो कॉन्ट्रैक्टर का ईमेल ID दिया है, वो पैन नंबर, तो कॉन्ट्रैक्टर का स्टार्टिंग में पैन नंबर ही यूजर ID उसका रहता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के भी लॉगिन ID में दिखेगा वो जाके दोनों, ठीक है। यहाँ बीच में अब हमको वर्क क्रिएट हो गया, सब हो गया, अब हम लोग ऑफिशियली मैनुअली में क्या करते हैं इसके बाद, मान लिया वर्क ऑर्डर इशू कर दिए हम, ऑनलाइन में सब डाल दिए, अब काम शुरू करने के पहले JEE क्या करता है, सबसे पहले क्या करते हैं उसको हम करते हैं MB इशू करेंगे। बस MB इशू करते हैं। MB इशू करने का जो अथॉरिटी दिया है वो रहना चाहिए DO के पास, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली किसी डिस्कशन के मीटिंग के मिनट्स के आधार पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव में दिया हुआ है। तो मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव में का लॉगिन विंडो खोल के देख देता हूँ अभी। कंफ्यूजन होगा। सबका यूजर नेम ID रखे हुए हैं क्या आप? नहीं, ये अभी ट्रेनिंग पर्पस के लिए मुझे परमिशन लेके रखता हूँ अपने पास, अभी ये चालू नहीं हुआ है, अभी इन्होंने चालू नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क में मास्टर्स में आ गया, वर्क में ओके ओके ओके, नहीं एक मिनट, इन्होंने पहले ये उसके पास था, डिप्टी के पास था, अभी उन्होंने इसको दिया, अपने को दिया है, इसको दिया है, ठीक है। MB इशू एंट्री, ठीक है।
यहाँ पे अभी जिस वर्क को हमने सेलेक्ट करना है, जिसको काम को देना है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लिया हमको ये काम को देना है, इसी काम को, इम्प्रूवमेंट ऑफ ये काम को, इस काम को सिलेक्ट करेंगे और ये जिसके नाम से इशू करना है इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे जो जेई हमारे पास रिकॉर्डेड है उसको इशू कर देंगे। राइट है, यहाँ पे कौन सी डेट को करना है, डेट इशू कर दीजिए। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, डेट सेलेक्ट करके इशू कर दीजिए। और यहाँ पे अलाउ एक्सेस क्वांटिटी, गवर्नमेंट में बीच में एक जीआर आया था 2019 के आसपास, डेट मुझे भी याद नहीं रहता, उतना सा डेट आ गया। उसमें क्लियर था कि आप एक्सेस क्वांटिटी अलाउ बिल्कुल नहीं किसी भी काम में। तो उस समय आप यस नो या कर सकते। अभी तो कुछ अलाउ किया उन्होंने, क्लाउड स्टडी भी चालू किया अभी जो नए जीआर उसमें चालू है सभी, बस परमिशन लेना पड़ता है अभी। तो अभी एक्सेस क्वांटिटी को यस करेंगे तभी वो एक्सेस क्वांटिटी रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं तो शेड्यूल बी से एक्सेस क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे वो। अगर मैंने नो कर दिया यहाँ से तो एक्सेस क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इशू करने समय ये आपको ध्यान देना है इसको, ठीक है। अगर कोई एमबी में जेई ट्रांसफर हो गया तो उसको आप री इशू भी कर सकते हैं एमबी को, उसको, ठीक है। उसके नाम पे पहले किसके पास था, कौन सेक्शन था, अभी किसके पास देना है वो भी कर सकते हैं अभी आप, ठीक है। ये पहले इशू नहीं था, अभी आ गया है पूरा, ठीक है। इसके ये एमबी इशू हो गया तो जेई को, जैसे ही आप इशू को सेव करेंगे जेई के लॉगिन में ये एमबी चला जाएगा और बिल तो ऑलरेडी काम गया हुआ है ये उसको, जब हमने सेक्शन सेलेक्ट किया था वर्क में, तो ठीक है। अब जेई के पास एमबी चला गया, वर्क भी चला गया, अभी कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा आपका उसका आईडी भी चला जाएगा काम आपको, ठीक है, और एमबी भी उसको दिखेगा वहां पे। अभी कॉन्ट्रैक्टर अब वह काम करेगा, ठीक है, उसके बाद वो सबमिट करेगा, वो सब करेगा। उसके बीच में मैं आपको एक चीज और यहाँ है जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे, उसको समझ लीजिए कि आपको कंप्यूटर को, ये सिस्टम को ये मालूम नहीं है कि वो काम का ऑडिटर और पीओ कौन है। क्योंकि आपके पास 4-5 ऑडिटर रहते, 4-5 पीओ रहते, तो इनिशियली हमने जो फीडिंग किया है उसमें डिप्टी इंजीनियर जेई फीड किया है, लेकिन हमने ऑडिटर और पीओ फीड नहीं किया था। क्लियर है? इसको उन्होंने सिस्टम में इसलिए नहीं दिया है कि वो हमेशा चेंज होते रहते, एग्जीक्यूटिव कभी पीओ उसको देते, कभी उसको देते, कभी चेंज होते, इसलिए इस सिस्टम को असाइन किया जाता है आफ्टर द वर्क ऑर्डर, ठीक है। इसी विंडो में असाइन पीओ ऑडिटर करके है, दिख रहा है अभी आप लोग को बराबर। असाइन पीओ ऑडिटर करके यहाँ पे आप पीओ और ऑडिटर असाइन कर सकते हैं अपने मन से। पीओ मतलब जो टेक्निकल ब्रांच का जेई है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे इसका विंडो ओपन होगा, वहां पे अभी यहाँ कोई भी पीओ का उन्होंने डाला नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक कोई पीओ का यहाँ नाम डाला हुआ है उसको डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑडिटर भी नहीं डाला हुआ है तो ऑडिटर यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप डाल सकते हैं ऑडिटर को, ठीक है। क्लियर है? आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, असाइन पीओ असाइन चेंज भी कर सकते, कभी कर सकते हैं, अभी ठीक है। काम सेलेक्ट करके जिस काम का उस काम का आपको काम सेलेक्ट करना है तो यहाँ से काम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से, या पेरेंट वर्क नंबर से यहाँ से। वर्क आईडी याद है आपको तो इससे कर सकते हैं, आईडी याद नहीं तो कोई वर्ड डालिए इसमें तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा एक काम एफडीआर का था, एफडीआर डाले तो यहाँ पे एफडीआर के सारे काम इसमें दिखने लगेंगे आपको, जिसमें एफडीआर यूज किया हुआ वर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस काम को आपको इशू करना है उस काम का ऑडिटर और पीओ यहाँ से साइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे ये विंडो दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तो यूज करेगा नहीं है, आपका जो एसएससी होगा या जो कंसर्न ऑडिटर वही यूज करता है मोस्टली। हाँ, अभी यहाँ पे जानबूझ के ऐड नहीं किया, यहाँ पे आपको ऐड करना है डिडक्शंस। जो डिडक्शंस आपको एप्लीकेबल है, जो ऑडिटर डालेगा वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये वन टाइम है, आपको रिकवरी मास्टर में जो यहाँ ऐड करेंगे ऑडिटर को वही दिखेगा, बाकी दूसरा डिडक्शन नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ गए? जैसे मान लिया कि उसको करना है जीएसटी का रिकवरी, अगर आज के डेट में ऑडिटर के पास बिल जाएगा तो जीएसटी की रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि जीएसटी इसमें नहीं है, तो उसको हम इसमें ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? रिकवरी टाइप, कौन सा रिकवरी करना है आपको, हम मान लिया देते हैं भाई हमको करना है एसजीएसटी, ठीक है। अब ये किस पे फ्लैट है कि बिल अमाउंट पे है, तो ये बिल अमाउंट पे लगता है, परसेंटेज लगता है, कितना परसेंट लगता है, तो 1% लगता है, ठीक है। सेव, अब ये एसजीएसटी 1% आ गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अभी मान लिया आपको दूसरा करना है तो अभी सीजीएसटी आ गया, सीजीएसटी बिल अमाउंट परसेंट 1 इसमें भी ना, सेव, ये भी आ गया आपका। ये क्लियर है आपको यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी एक और दूसरा ऑप्शन में लेता हूँ। मान लिया कुछ और रिकवरी करना है यहाँ से, मान लिया स्काडा इसमें ऐड नहीं है,
जैसे इंश्योरेंस का मान लिया करना है, चलिए ठीक है। इंश्योरेंस का क्या है, आपको फर्स्ट आर बिल से पूरा जितना टेंडर वैल्यू उसका लेना है, ठीक है। तो इसका हम परसेंटेज डालेंगे तो उस बिल का परसेंटेज लेगा, तो हम इसको फ्लैट डाल रहे हैं, अमाउंट डाल देंगे। जब भी आप फ्लैट या अमाउंट डालेंगे तो अगर आपको सेव करेंगे तो नहीं लेगा ये, क्योंकि सिस्टम को बताना पड़ता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा उसमें, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें 100 डाल देते हैं। दिस इज नॉट द अमाउंट, बस फॉर नोइंग सिस्टम की ये फिगर है, इसको हम सेव कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप जब भी इंश्योरेंस का एंट्री लेंगे आप 100 को एडिट करके जो अमाउंट डालना है डाल देंगे आप उसमें, जो भी अमाउंट आपको मेंशन करना है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी अब बताइए कोई और सा एंट्री कुछ ऐड करना है क्या, इसमें कुछ दिख रहा है आप लोगों को? सर इसमें जो जीएसटी की जो प्रोविजन है 12% की, हाँ वो डिवीजन लेवल पे ऐड करते हैं या सब डिवीजन ही ऐड करके भेजते हैं? नहीं, डिवीजन लेवल पे करेंगे। जीएसटी के प्रोविजन मतलब 12% बोल रहे हैं, 12% ना? हाँ जी हाँ जी। 12% वो ऑटोमेटिक ऐड होता है, फॉर्म में जनरेट होता है ऑटोमेटिक। सिर्फ उसको एक बता रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, अभी जेई के लॉगिन में आएंगे तो उस पर आएंगे, वहाँ से जेई के लॉगिन से होता है वो, ठीक है। मगर जेई का लॉगिन मेरे पास अभी नहीं है, मैं उसको आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है, बताता हूँ, उस पर आते हैं। अभी पहले ये रिकवरी मास्टर पहले ऐड कर लेते हैं। वेलफेयर सेस भी कटता है हमारा, बिल पे कटता है, परसेंटेज कटता है, 1% काटते हैं ना, 1% कितना है? 1% है। ऐसे करके जितना वेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक और इशू है, ये जो रिकवरी टाइप आ रहा है, ये जो एमएस में हमने रिकवरी डाले थे वहाँ पे हेड्स वगैरह, ट्रांजेक्शन हेड्स, ये उसी में से आएंगे, आप नया क्रिएट यहाँ नहीं कर सकते। जो आपने उसमें डाला है उसमें यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एक इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ नहीं रखा था यहाँ पे, विथहेल्ड का। विथहेल्ड हम लोग करते हैं 5A में, मालूम है ना सबको? Yes, sir. 5A 5B, तो वो विथहेल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे वो परसेंटेज होता है, फ्लैट होता है, अमाउंट पे होता है, और इस पे क्लियर है। ये वन टाइम है, आप एक बार में डाल सकते हैं, बाद में कुछ चेंज करना हो तो आप इसमें अलग दूसरा एंट्री भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर। सर ये विदहेल्ड रिकवरी में आएगा क्या? वो तो पहले ही विदहेल्ड तो मतलब पोर्शन पहले ही हो जाना चाहिए ना, क्योंकि जो हम डिडक्शन करेंगे वो विदहेल्ड के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे करेंगे। हाँ, तो अगर आपको यही बहुत वेरी गुड, ये यही क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी मैं इसी पे आ रहा था। अभी जब भी हम रिकवरी स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का ऑडिटर का बिल से, सबसे पहले आपको विथहेल्ड करना पड़ेगा 5B का, ठीक है। विथहेल्ड अगर नहीं किए तो बाद में विथहेल्ड ऑप्शन नहीं आएगा। रिकवरी जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रिकवरी शुड बी विथहेल्ड इफ देयर इज विथहेल्ड। अगर विथहेल्ड नहीं है तो नहीं करना आपको। बट अगर आपने जीएसटी या इनकम टैक्स ले लिया तो फिर वो 5B की रिकवरी नहीं आएगी, उसमें दिखेगी नहीं आपको लेने के बाद भी। क्लियर है? विथहेल्ड का रिकवरी हमेशा आपको 5 पहले लेना है, बाकी रिकवरी बाद में करनी है। सर विदहेल्ड अगर रिलीज करना हुआ तो माइनस करेंगे उसको, माइनस के साथ डालेंगे सर ये नंबर, ये हाँ। उसको सर एचआर बना के रिलीज कर देंगे ना सर इसमें। एचआर में क्यों रिलीज करेंगे विथहेल्ड को? आप दो अलग विथहेल्ड समझ रहे हैं। अच्छा, आप डिपॉजिट को विथहेल्ड समझ रहे हैं, जो आप हम मिशनरी डिपॉजिट रखते हैं उसको, वो अलग इशू है। पार्ट टाइप वाला है। ये विथहेल्ड मतलब फ्रॉम द बिल विथहेल्ड है, मतलब आपका उसका काम अगर वर्डन हुआ है 100 रुपए का और 20 रुपए विथहेल्ड किए हैं तो आई एम गिविंग हिम 80 रुपीज, नेक्स्ट बिल में 28 होकर बिल आएगा उसका। दैट इज द विथहेल्ड ऑफ 5B। आप जो बोल रहे हैं उसका 100 पेमेंट कर रहे हैं, डिपॉजिट में रख रहे हैं 20 रुपीज, वो 8B का रिकवरी है, दैट इज मिसलेनियस रिकवरी, उसको हैंड से पेमेंट करेंगे। हाँ, दैट इज रिकवर, दैट इज पेमेंट फ्रॉम द हैंड रिसिप्ट, ठीक है, वो अलग है, 8B का है वो, ठीक है। उसको वेट करना है तो उसको दिखाता, उसको वेट करते हैं। यहाँ पे एक मिसलेनियस करके ऑप्शन है, यहाँ पे एक मिसलेनियस, हाँ मशीनरी नहीं, मिसलेनियस यहाँ पर नहीं है, उसको डाल सकते हैं आप यहाँ, इसमें डाल सकते हैं, क्या नाम, पार्ट 5 में, ये पार्ट 5 की रिकवरी, ठीक है। अभी मैं नहीं डालता, उसको मिसलेनियस लगा डाल दूंगा बाद में लिख के। आप इस हेड को भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये हेड क्रिएट करना है जो आपको इसमें ऑप्शन आ रहा है, ये हेड करना पड़ेगा एएमएस से करना पड़ेगा आपको, तब इसमें आएगा, ठीक है। और बाकी रिकवरी आपको जो यहाँ पे उसको ऐड करना है तो डाल दी इसमें डायरेक्ट यहाँ पे। चल यहाँ तक क्लियर है? अभी हेड अपने मन से आप जितना भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की ये रिकवरी टाइप आपके एमएस में होगा, नहीं होता आप जैसे इसमें स्काडा मुझे नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है, तो अभी हम स्काडा उसमें डालेंगे, फिर इसमें अपने आप आ जाएगा, तो इसमें ले लेंगे उसका रिकवरी भी, ठीक है। अगर अभी टाइम रहा तो मैं वो भी कर दूंगा, अभी पहले मैं आपको पूरा डिटेल कर लेता हूँ उसके बाद। अभी यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने क्या क्या किया, ऑनलाइन वर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है। उसके बाद हमने EMB में जाके वर्क का डिटेल्स भरा पूरा, जो बाकी थे कुछ तो वर्क ऑर्डर भरे हुए थे।
उसके बाद यूजर क्रिएट किया, मतलब एम्प्लॉय बनाया, उसको वर्क असाइन किया, उसके बाद उसका यूजर आईडी दिया, और हम यहाँ पे रिकवरी और पीओ और ऑडिटर असाइन किया और एमबी इशू किए। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है अभी? यस। यहाँ तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन? तो फिर मैं इस विंडो को लॉग आउट करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसको लॉग आउट करता हूँ, मैं अपने विंडो पे आता हूँ। गडचिरोली डीओ आ जाए। यहाँ पे भी मुझे शुरू करने में बहुत इशू आ रहे हैं। अभी मैं भी इस एक अप्रैल से चालू कर दूंगा फुल फ्लेज में, बट तब तक प्रॉब्लम है अभी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद की लॉगिन आईडी मेरे पास नहीं है, और मैं अभी उसको एक्टिव नहीं, इसलिए मेरे डिवीजन का नहीं है, दूसरे दिन का। बट आपके पास यूजर मैनुअल यहाँ पर है, इसमें सभी का दिया हुआ डिटेल। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ इससे ये देख सकते हैं बाकी सब भी आइटम। ठीक है, बट मैं अभी आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल, यस, यूजर मैनुअल किस लैंग्वेज में सर? क्या बोले? आवाज नहीं है, क्या बोले? यूजर मैनुअल की लैंग्वेज क्या है सर? वो मेरे ख्याल से मराठी इंग्लिश में है ये। इंग्लिश में आप लोग सर अवेलेबल करा दीजिएगा। नहीं, वो इशू आपको नहीं आना चाहिए। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये इशू आपको मराठी नॉन और ये हिंदी नहीं समझ आता, वो बात नहीं है सर, पर इंग्लिश में होगा तो ज्यादा बेटर, क्योंकि जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो भी इंग्लिश में ही रहती है ज्यादातर, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इंग्लिश में है, मगर आपका WRT का मैनुअल मराठी में ही है, इंग्लिश में नहीं है वो। वो ठीक है सर, अगर मराठी में भी होगा तो वो भी समझ में आएगा, पर अगर इंग्लिश में है तो ज्यादा अच्छे से मतलब यूजर फ्रेंडली हो जाएगा एकदम, क्योंकि डेस्कटॉप की स्क्रीन भी वैसी ही रहेगी। मराठी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना ना ऐप से। मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली बोलता हूं कि जो भी आप डीए हमारे कैडर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो आपके GR, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर, डिस्कशन सारे मोस्टली मराठी में होते हैं। इसीलिए आप लोग जितना हो सके मराठी लिखना, पढ़ना और समझने का ये मैंने वो कर लीजिए, सो डैट कि आपको स्टेट में काम करने में कुछ इशू नहीं आए। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज आपको जानना चाहिए यार आते हैं सर समझ में, पर फिर भी एक मदर टंग तो मदर टंग ही रहेगी ना, उसमें आप हमेशा ही ज्यादा सही है। वो नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग टू चेंज द मदर टंग, मैं ये बोल रहा हूँ आपको मराठी अच्छे से आनी चाहिए, सो डैट कि आप GRs को मनी निकाल सके अच्छे से, आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, किसी को मराठी में करना हुआ तो या फिर आप उसको लिख सके, या फिर उसको अच्छे से समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इतना मराठी जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं, मेरा वही हाल था, मुझे भी मराठी नहीं आती थी, बट धीरे धीरे अभी 1-2 साल में आ गई, फिर सीख गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ पाया था? लिखने में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, लिखने का इशू आप इंग्लिश में मेंशन कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बट समझना पड़ेगा, आपको अच्छे समझना पड़ेगा। ठीक है सर, आप स्काडा कह रहे थे, उसमें कैसे ऐड करेंगे सर, जो वो रिकवरी वाले में? रिकवरी वाले में मैं भी करता हूँ। पहले मैं अभी एक EMB को थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ, फिर स्काडा वाले को आपको इंटीग्रेट दिखा दूंगा करके दोनों में। पहले उसको करना पड़ेगा AMS से, फिर उसमें करना पड़ेगा अपने विंडो में, इसमें EMB वाले विंडो में E के लॉगिन से। ठीक है, पहले मैं अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है अभी, अब मुझे सिर्फ ब्रीफ्स करने 2-4। मेन चीज़ आपका हो गया है, यूजर क्रिएट हो गया, सब हो गया। अब अलग अलग क्या क्या काम करेगा बता रहा हूँ मैं, जैसे कि JEE। अभी MB जो है हमने इशू कर दिया JEE के नाम पर, और कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर इशू कर दिया, तो वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन आईडी में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का पैन नंबर उसका यूजर आईडी है, और पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट पासवर्ड का पैन नंबर होता है, बाद में चेंज कर सकता है वो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा जब काम करेगा, इसके बाद का मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है। इनिशियली आई वाज दैट, बट अभी नहीं है मेरे पास, मेरा अपने डिवीजन का नहीं है, इसलिए मैं दूसरे डिवीजन का आईडी यूज नहीं करता, और कॉन्ट्रैक्टर की परमिशन के बिना या ऑफिस के परमिशन के बिना मैं वो यूज नहीं करता। ठीक है, इसीलिए बाकी यूजर आईडी मेरे पास अभी नहीं है। बस मैं जो बता रहा हूँ समझिए उसको अच्छे से। ठीक है, मेरे पास स्लाइड्स हैं जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी, बट नॉट मच यूजफुल, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये EMB ई-बिल के कुछ स्लाइड्स हमारे पास हैं, ये तो हमने आपको बता दिया, ये भी हो गया। GST RBI वाई ऑनलाइन सिस्टम, हाँ ये इनबॉक्स फॉर रिकॉर्डर गए यहाँ तक, ये सब हो गया सिस्टम जो हमने कर लिया अभी। नेक्स्ट ई लॉगिन विंडो से हमने कर दिया, MB इशू कर दिया। हाँ, MB इशू करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा, JEE के पास जाएगा, तो JEE अभी तक हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया, अभी तक शेड्यूल B का चर्चा नहीं हुआ है, BOQ उसको बोलते BOQ।
तो जब ये एमबी हमने इशू कर दिया उसको जेई को, तो जेई क्या करेगा, अपने लॉगिन आईडी से बीओक्यू अपलोड करेगा। ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओक्यू अपलोड करने का काम जेई का है, समझ लीजिए। अभी इसमें आने वाले समय में करेक्शंस हो जाएंगे। जो बीओक्यू हमने डाउनलोड किया है एक्सेप्टेड, वही बीओक्यू यहाँ ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा जेई के पास। बट टिल नाउ जेई को अपलोड करना है वो बीओक्यू। तो यहाँ पर जेई को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो बीओक्यू सबमिट हुआ, मैंने एक्सेप्ट हुआ है, वही बीओक्यू अपलोड कर रहा है वो। ठीक है, बीओक्यू अपलोड करने के समय उसका एक एक्सेल फॉर्मेट बना हुआ है ईएमबी का। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सेम जो हम लोग कहते हैं, आइटम, रेट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट और बाकी अमाउंट, बस यही सेम इसमें वही है। बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसा है कि आपको सीरियल नंबर ही आइटम लेना है। जैसे मतलब मान लिया एक्सेल का रो नंबर 1 में 1 नंबर लिए, सामने में एक ही आइटम रहेगा, उसका रेट रहेगा, उसका क्वांटिटी रहेगा, एबीसीडी नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, आपको एबीसीडी लेना है तो आइटम नंबर 2 करना पड़ेगा, 1A करना पड़ेगा, बाजू में 3 करना पड़ेगा, 1C करना पड़ेगा। ऐसा 1ABC वैसा नहीं लेगा, कंप्यूटर सिंगल सिंगल लाइन रीड करता है यहाँ पे आपका सिस्टम ये। ठीक है, एक ये रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा, कुछ सिंबल्स वगैरह इसमें यूज नहीं कर सकते आप, बाकी सब वही है, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं उसमें। एक्सेल फॉर्मेट में आप जैसे ही रेट अपलोड कर देंगे और वो क्वांटिटी डाल देंगे, उसके बाद उसको चेक करके जेई को उसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, एज सुन एज जेई फाइनलाइज द बीओक्यू द पर्टिकुलर वर्क, अब वो जैसे ही वो फाइनल करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में चला जाएगा बीओक्यू। ठीक है, उसको दिखेगा कॉन्ट्रैक्टर को लॉगिन आईडी में। यहां तक क्लियर है? जेई के लॉगिन में एमबी इशू किए, जेई उसका बीओक्यू अपलोड करेगा उस काम का और उसको फाइनलाइज करेगा, तो चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन आईडी में। यहां तक ठीक है? ओके। सर एक बार रेट अपलोड कर दिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, फाइनलाइज करने के बाद नहीं। एक बार फाइनलाइज कर दिए तो बीओक्यू चेंज नहीं होगा। अगर कुछ गलती बाद में मिलती है तो आपको आईटीसी को मेल करना पड़ेगा। इफ दे हैव द पॉसिबिलिटी तो खुद करेंगे, अदरवाइज दे विल सेंड इट टू द कुछ सीडैक को भेजना पड़ेगा उसको। बीओक्यू को चेंज करने का पॉसिबिलिटी नहीं है फिलहाल। ठीक है, इनिशियली इट वाज देयर, अप टू 1 ईयर ये था वहां पे चेंज करने का ऑप्शन, अब नहीं है, वो बंद हो गया वो। ठीक है, बीओक्यू में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जे शुड बी वेरी वेरी कन्वर्सेंट विद दैट। वो अपने आप को कंफर्म करेगा तभी डालेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सिस्टम किया था कि भंडारा में, कि जो डीटीपी और बीओक्यू जेई के पेन ड्राइव से ही मंगाते थे हम लोग, और उसी को अपलोड करते थे, और जो फाइनलाइज हुआ उसको फिर से हम उसको मेल करते थे, मेल पे उसके या व्हाट्सएप पे, सो डैट कि वही अपलोड करे, वो दूसरा नहीं करे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ सिस्टम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि गलती नहीं हो। बस फॉर द, ये कुछ ड्यूटीज में नहीं आता, बस एक प्रोसीजर है। ठीक है, यू में एडॉप्ट अदर फंक्शन, जो भी आप कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं, सो डैट कि सेम बीओक्यू अपलोड हो। ठीक है, जेई को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरा गलती नहीं हो, कुछ गलत अपलोड नहीं हो। कुछ गलत अपलोड होने पर वो अमाउंट टैली नहीं होता है, तो अमाउंट टैली नहीं होगा तो फिर वो आपका अपलोड लेगा ही नहीं, वो एरर बताएगा उसमें। ठीक है, तो बीओक्यू जिम्मेदारी है भाई उसकी, कौन जेई की। इन फ्यूचर ये इश्यूज नहीं आएंगे, बाद में वो ठीक हो जाएगा अपने आप जब वो ऑटोमेटिक अपलोड होगा तो। ठीक है, अभी जो एनआईसी का फॉर्मेट है और जो इनका फॉर्मेट है एएमएस का, सीडैक का, उसका कुछ तो भी सॉफ्टवेयर का टर्म में कुछ बोलते हैं वो लोग, मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है वो, नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ड्राफ्ट मेजरमेंट सबमिट करेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया तो जो उसके पास जो एमबी दिखेगी वो बीओक्यू के हिसाब से दिखेगी, बीओक्यू आइटम नंबर 1 2 3 पे पूरा दिखेगा। उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम का काम है। मान लिया उसने आइटम नंबर 1 किया एक्सकेवेशन का। ठीक है, मान लिया आइटम नंबर 1 एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मोस्टली क्यूबॉइड या क्यूबिकल रहता है ऐसा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट डालेगा उसमें, लेंथ 10 5 3 डालेगा, ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाएगा, रेट उसमें ऑटोमेटिक है, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। उसको सिर्फ लेंथ ब्रेथ डेप्थ डालना है। मान लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्टर को और कुछ बाकी डाले नहीं डाल पा रहा है, उसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्ट भी क्वांटिटी डाल सकता है। ठीक है, अब वो जो भी करना है वो करके अमाउंट फाइल करके जेई को सबमिट करेगा। ठीक है, मे भी उसमें बहुत सी गलतियां हो सकती है, वो सबमिट करेगा जेई के पास। ड्राफ्ट मेजरमेंट दैट इज नॉट फाइनल मेजरमेंट। जेई क्या करेगा, उसके मेजरमेंट को चेक करेगा, अपने जो फील्ड बुक या जो भी मेजरमेंट किया होगा, अगर वो बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर, जैसे मैंने बोला कि कुछ मेजरमेंट लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता, कुछ ट्रेपेजियम हो सकते हैं, कुछ नए टाइप के हो सकते हैं मेजरमेंट,
कुछ सर्कुलर हो सकते हैं। तो इस जो BOQ में जो MB इशू हुआ है उसमें सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का ही ऑप्शन है। अगर आपको कुछ और मेजरमेंट डालना है तो उसमें एक अपलोड विंडो है, उसमें आप एक्सेल सीट को जो मेजरमेंट आपको फिजिबल लगा है या जो मेजरमेंट आपने लिया है उस मेजरमेंट का कैलकुलेशन सीट बना के आप उसमें अपलोड कर सकते हैं और वो अमाउंट क्वांटिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप उसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ डालिए, ऑटोमेटिक वो ले लेगा क्वांटिटी। सेकेंड ऑप्शन अगर ये इसमें से नहीं है तो आप उस मेजरमेंट सीट पे, एक्सेल सीट पे डिटेल मेजरमेंट रिकॉर्ड कीजिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम या जो भी रहेगा आपको उसको रिकॉर्ड कीजिए, डिटेल लिखिए, उसमें क्वांटिटी निकालिए, वो क्वांटिटी आपको उसमें लिखिए, लिखने का ऑप्शन है डायरेक्ट, और अपलोड कर दीजिए फाइल को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस, एनीवन? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, ठीक है। हाँ ठीक है। जेई के पास दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो अपलोड करे मेजरमेंट को या फिर वो लेंथ विथ हाइट डाले, डेप्थ डाले। ठीक है, अब जेई जैसे ही वो मेजरमेंट है तो उसके पास एक और ऑप्शन है, बिल फॉर्म जनरेट होता है वहां पे। ठीक है, तो जैसे ही MB वो पूरा फाइनल कर लेगा, MB बराबर है तो फाइनलाइज करेगा वो, तो उसमें एक ऑप्शन लिखा आता है जनरेट बिल। ठीक है, तो जनरेट बिल करके आएगा तो उसमें ऑप्शन आता है सब सामने कि आइटम नंबर 1 को यस या नो, आइटम नंबर 2 यस और नो, ऐसे कर जो जो आइटम सिलेक्ट करेगा उसी का क्वांटिटी उसमें ऐड होगा। ठीक है, बिल कंसीडर्ड फॉर पेमेंट, वही वही आइटम ऐड होगा और उस आइटम का बिल बन जाएगा वो। ठीक है, जेई ने क्या काम किया, पहले BOQ अपलोड किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर पास गया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें मेजरमेंट डाला, जेई ने उसको चेक किया, फाइनलाइज किया। ठीक है, फाइनलाइज करने के बाद बिल जनरेट किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है जेई काम? उसके बाद जेई को उसमें जो रिकवरीज उसके लेवल की है वो डालना है, जैसे रॉयल्टी की रिकवरी उसको डालना है। रॉयल्टी की रिकवरी में भी दो ऑप्शन है, या तो आप उसको डायरेक्ट डाल सकते कि रॉयल्टी भाई हमारा 10,000 हुआ, आप सीट अपलोड कर दीजिए कैसे हुआ 10,000। ठीक है, इतना क्वांटिटी, इतना रेट, इतना डाल सकते हो। वो जो सीट अपलोड करेगा वो आपके लॉगिन आईडी में दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सबको दिखेगा मतलब। ठीक है, पहला चीज रॉयल्टी का हो गया। अगर रॉयल्टी में दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो भी आइटम जिसमें रॉयल्टी है, अगर उसमें आप रॉयल्टी का कोएफिशिएंट डाल देंगे और रेट डाल देंगे तो ऑटोमेटिक रॉयल्टी निकाल लेगा वो। रॉयल्टी कोएफिशिएंट के बारे में किसी को आइडिया है क्या? रॉयल्टी रेट्स क्या उसका क्वांटिटी के बारे में है? वो मतलब किसी आइटम की जो क्वांटिटी है उसमें वो ये डाल देंगे 20% इसमें रॉयल्टी है मान लीजिए, तो हाँ, वो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। जैसे मान लिया हमें बताया था मुरुम फिलिंग का है कुछ ऐसा, मान लिया सैंड फिलिंग है उसमें, तो अगर मान लिया सैंड उसने डाला है 100 क्यूबिक मीटर, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो शायद कुछ कम होता है, 0.8 0.7 होता है, वो उतना ही कहीं रॉयल्टी लगता है 0.8 या तो मैंने तो 80 सेंटीमीटर पे ही लगेगा रॉयल्टी, उतना अपना निकाल लेगा वो। तो कोएफिशिएंट डालना पड़ेगा उसका, हर का मेटल का ज्यादा होता है 1.1 होता है, सबका अलग अलग होता है, उसका परसेंटेज निकाल के डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका रॉयल्टी निकाल के दे देगा वो। ठीक है, अगर अभी तक हमारे कोई जेई उसको यूज नहीं किए थे इसलिए ज्यादा, हम भी एक बार हमने यूज करने की कोशिश किया था, कुछ एरर आ गया फिर छोड़ दिया था। ठीक है, बट वो है लागू। सर अदरवाइज आप रॉयल्टी फैक्टर, रॉयल्टी फैक्टर रॉयल्टी कोएफिशिएंट से अलग होता है क्या? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहता है, जैसे आप जो मेटल्स लिए ना तो मेटल्स का कॉम्पैक्शन कम होता है ना, तो गैप रहते हैं तो वो ज्यादा होता है उसका रॉयल्टी का। ये जैसे मान लिया मुरुम आपने ये मेटल लिया आपने मान लिया 100 क्यूबिक मीटर, लेकिन जब फिलिंग करेंगे तो उसका एरिया ज्यादा होता है, वो मतलब वो गैप रहता है ना, ज्यादा लेता है एरिया, तो कोएफिशिएंट ज्यादा होता है वो लेते वो टेक्निकल टर्म में हमको उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस एक बार निकालने के लिए यूज किया था तो मुझे पता है थोड़ा बहुत, बाकी ऐसे कुछ जरूरत नहीं उसकी आपको। असाइनमेंट का कम होता है 1 से, मतलब जैसे आपने 100 लिया तो 100 का 100 देना नहीं पड़ता, उसमें कुछ कोएफिशिएंट होते हैं उसके, कम ज्यादा होता है वो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, वो जेई को डालना है, अपना रोल नहीं है उसमें। ठीक है, तो जेई ने रॉयल्टी का डाल दिया, उसके अलावा कुछ टेस्टिंग का है, स्काडा का है, जो भी उसको डालना है उसमें डाल सकता है। जैसे बिटवीन में काम हुआ है तो बिटवीन गेट पास उसके वॉचर्स अपलोड करना है वो कर सकता है। इरिगेशन में काम हुआ है तो कुछ स्टील सीमेंट के वॉचर्स भी अपलोड करने पड़ते हैं आजकल उसमें, वो भी कर सकता है वो। मतलब जो जो उसको जरूरत है वहां पे जो चीज डालना है वो अपलोड करने का ऑप्शन है, अलोंग विथ डिटेल कैलकुलेशन एंड समराइज कैलकुलेशन। जो जो मैनुअल में कर सकता था सारा कुछ में कर सकता है। ठीक है, उसमें हर जगह उसको अपलोड करने का ऑप्शन है, अपलोड करके दे देगा वहां पे। ठीक है, जेई ने अपना काम फाइनल किया, उसके बाद उसको वो फॉरवर्ड कर देगा डिप्टी इंजीनियर को। ठीक है,
जेई के लेवल पे जो जो काम होते हैं वो सारा ऑनलाइन करेगा, सबमिट करेगा, अपलोड करेगा, ठीक है। जो मेजरमेंट उसके पास अवेलेबल है लेंथ विड्थ में वो लेंथ में डालेगा, अदरवाइज वो सीट अपलोड करेगा, ठीक है। जेई के मेजरमेंट तक किसी कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है? यस सर इसमें ये ऑफलाइन एमबी भी मेंटेन करते हैं क्या? नहीं फिजिकल कॉपी नहीं आती आपके पास नहीं नहीं बिल चेकिंग के टाइम? नहीं नहीं, वो ऑनलाइन कॉपी रहती है, मैं दिखाता हूँ, लोग दिखते लोग ऑनलाइन कॉपी रहती है वो। उसमें सर हमारा जो पहले केआईडीसी में जो बिलिंग करते थे ना, उसमें दिक्कत ये आती थी कि ऑफलाइन ये जो रिकॉर्ड करते थे और ऑनलाइन वाली में जैसे कंक्रीट का आइटम है, अगर 0.001 का भी अगर डिफरेंस है तो वो अमाउंट चेंज हो जाता था। हाँ बराबर ये चेंज हमें होगा। वहां पे दिक्कत आती है। हाँ तो इसमें आपको 3 फिगर तक है, डेसिमल के बाद 3 फिगर तक इसमें है आपके 3 फिगर तक है, पर वो जो ऑफलाइन वाली बेचते थे वो 2 फिगर तक ही करके बेचते थे, तो उनका अमाउंट मैच नहीं खाता था कई बार। हाँ नहीं नहीं, तो वो कुछ अमाउंट का डिफरेंस आता है वो, लेकिन इसमें हमारा ऑनलाइन एमबी में ऑफलाइन एमबी नहीं है, इसमें ओनली ऑनलाइन है, दूसरा नहीं है, ठीक है। क्लियर? मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट आपको शेयर ही करता हूँ स्क्रीन, आपको मेजरमेंट बुक का आपको क्वेश्चन आया तो 1 मिनट। ये विंडो दिख रहा है अभी, लॉगिन हमारा डीओ का लॉगिन आईडी है, ठीक है। ये मेजरमेंट बुक यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में आएगा, मेजरमेंट बुक। अभी यहाँ किसी काम का है ही नहीं, तो यहाँ पे दिखेगा, इन्हें एक काम कुछ लिया है शायद, देखता हूँ इन लोगों ने। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। आप इसमें अपलोड का ऑप्शन भी है, वो दिखेगा बाद में, डाउनलोड स्टेटमेंट में आता है यहाँ पे, डाउनलोड, ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, या जो डॉक्यूमेंट्स ये डाला है सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी कुछ तो है, कोई काम यहाँ है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, मगर यहाँ पे सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे बिल नॉट जनरेटेड, यहाँ पर है, जो बिल जनरेट होगा आप उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सारे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता दूसरा, मगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है सब यहाँ दिखेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। आपके यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है वो, ठीक है। हम लोग अभी उस पर आते हैं। हाँ तो जेई तक का क्लियर हो गया। अभी जेई ने क्या क्या किया वो हो गया हमें, तो जेई का मेन रोल है, उसके बाद के रोल बहुत कम है लोगों के, ठीक है। जेई अपना करेगा, उसके बाद वो एमबी को आगे बढ़ा देगा डिप्टी इंजीनियर के पास। डिप्टी इंजीनियर डज नॉट हैव एनी राइट टू मेक एनी करेक्शन इन एमबी, ठीक है। इरिगेशन के जो जल सेवा का जो ईएमबी पोर्टल है, उसमें डिप्टी इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, दोनों को अधिकार दिया है चेंज करने का। ईएमबी में, हमारे एमबी में नहीं है, ठीक है। उसमें है। इसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, मगर इस पीडब्ल्यूडी के सिस्टम में आपको जो एमबी जे इशू किया है उसको करेक्शन करने का अधिकार उसको नहीं है। अगर उसको लगता है डिप्टी इंजीनियर को कि कुछ इश्यूज है जो गलत है या नहीं देना है, या बराबर काम नहीं हुआ है, गलत रिकॉर्डिंग है, या स्टेटमेंट बराबर नहीं है, ही कैन रिटर्न दैट ईएमबी बैक टू ईएमबी एंड बिल बोथ टू द जेई विद द रीजन देयर ऑफ। कौन सा रीजन है, किस लिए वापस कर रहे हैं, वहां देना पड़ेगा उसको, तभी वापस जाएगा वो, ठीक है। सपोज उसने बोला कि भाई रॉयल्टी कैलकुलेशन नॉट करेक्ट, तो चला जाएगा वापस, जेई देखेगा उसको, फिर वो रॉयल्टी का फिर से करेगा, फिर सबमिट करेगा उसको, ठीक है। तो फिर डिप्टी इंजीनियर फिर से कर लेगा, नहीं बराबर है, तो ही विल सेंड इट टू डिवीजन। डिवीजन में इनिशियली डेट एमबी चला जाएगा आपको पीओ के पास, सबसे पहले जाएगा पीओ के पास, टेक्निकल सेक्शन ऑफ द डिवीजन। क्लियर? ओके। डिवीजन में पीओ की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी चीज देखनी है, टेस्ट रिपोर्ट, रॉयल्टी और बाकी जो चीजें वो चेक करेंगी, वो करेगा जो भी है। उसके बाद उस एमबी में अगर उसको लगता है कि एमबी बराबर है, बिल बराबर है, he or she PO will forward it to the डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट इज पीए, ठीक है। उसके लॉगिन में चला जाएगा वो। इफ अगर वो पीओ को लगता है कि नहीं भाई ये बराबर नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, he will return back to the डिप्टी इंजीनियर, नॉट टू द जेई। आपको उसमें सिर्फ डिप्टी इंजीनियर के पास ही जाएगा, जेई के पास नहीं जाएगा वो, ठीक है। इरिगेशन में भी इसको अधिकार नहीं दिया हुआ है करेक्शन का, ही मे रिटर्न टू द डिप्टी इंजीनियर और जेई बोथ, ठीक है। इरिगेशन में भी उसको अधिकार नहीं दिया हुआ है करेक्शन करने का, मगर वो एक कर सकता है, ठीक है। अगर उसने कुछ इश्यूज हैं, जैसे मान लिया कि टेस्ट रिपोर्ट नॉट अटैच्ड, मान लिया नहीं अटैच किया है, या फिर स्काडा रिपोर्ट नॉट अटैच,
तो वो वापस भेज देगा उसको, तो जाएगा डिप्टी इंजीनियर के पास। डिप्टी इंजीनियर इफ मैंने उसको लगता है कि वो अपलोड कर सकता है तो वहां से अपलोड करेगा। अभी उसको विंडो ओपन नहीं हुआ है, बाद में हो जाएगा। नहीं होगा तो जे को भेजेगा, जे फिर उसको अपलोड करेगा और फिर से डिप्टी इंजीनियर पीओ के पास जाएगा वो, तो डिप्टी इंजीनियर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अधिकार जो है वो जेई को ज्यादा है, बाकी लोगों को बहुत कम है। अगर बिल बराबर है तो पीओ उसको भेज देगा डिप्टी इंजीनियर के पास। डिप्टी इंजीनियर मतलब पीए, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ड्यूटीज है अपना वो एक्सरसाइज करेगा, उसको लगता है सब बराबर है तो वो भेज देगा ऑडिटर के पास। ओके, ऑडिटर जो हमारे सेक्शन का ऑडिटर जो हमारा काम करता है उसके पास जाएगा। इफ अगर उसको लगता है कि नहीं बराबर नहीं है तो वो भेज देगा पीओ के पास, पीओ से फिर डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर से जेई, फिर ये सिस्टम वापस चैनल में आएगा। इरिगेशन में ऐसा नहीं है, इरिगेशन में आप डायरेक्ट जे को भेज के डायरेक्ट वापस ले सकते हो वहां से। ठीक है, क्लियर। कॉन्ट्रैक्टर को भी जाता ना सर? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जाएगा, जेई तक जाएगा, जेई तक जाएगा। नहीं सर, इसमें हाँ, ई बिल, ई बिल में जल भी, सेवा वाले में शायद कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वापस आता है सर। हाँ कॉन्ट्रैक्टर वापस, जेई ई जल सेवा में कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाता है वो। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये चेंज हुआ है वहाँ पे, जो बाद में दिखेगा उसको वहाँ पे कि इतना चेंज हुआ है यहाँ पे, ये सब चीजें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट नहीं करता बिल इसमें? अभी वो एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का इशू नहीं आया है, वो हम लोग उसको उस पर चल रहे हैं उसको। ये इशू आने में प्रॉब्लम क्या होगा, फिर ईएमबी करना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत तरह के हिच आएंगे उसमें। कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा इशू आ सकता है अभी। इसीलिए अभी वो पावर अभी जेई को दिया हुआ है। आने वाले समय में वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस में, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा आ जाएगा। जो करेक्शन मान लिया डिप्टी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोड्यूस किया 1 लाख का बिल किया, ये उसको 50,000 कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको। तो ये सब चीजें अभी आएंगी, अभी वो अभी राइडर ने दिया हुआ वो सब। ठीक है, फिलहाल नहीं है वो। हाँ, तो अभी चला गया ऑडिटर के पास। ऑडिटर का भी रोल ज्यादा है, जितना रोल जेई का है सेम टाइप का रोल ऑडिटर का भी है। ऑडिटर उसका डिटेल स्टडी करेगा, चेक करेगा, बाकी लोग भी चेक करेंगे, मगर इसमें वो रिकवरीज ऐड करेगा। जो रिकवरीज हमने अभी दिखाए थे आपको, सारे रिकवरी वो ऐड करेगा उसमें, जो जो एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐड करने के बाद वो आपको सबमिट करेगा आपके पास। ठीक है, अब वो बिल आ गया डीओ के पास। डीओ के पास जैसे ही बिल आएगा तो आपके पास यहाँ बिल, ये स्क्रीन दिख रही है अभी ना, इस स्क्रीन में बिल डिटेल्स में क्लिक किया मैंने, ये स्क्रीन दिखा आपको अभी? अभी ये स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें यहाँ तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है, मगर यहाँ पे बता दो क्या है। सीरियल नंबर, पेरेंट वर्क नंबर, वर्क डिस्क्रिप्शन, आरए बिल नंबर, आरए बिल डेट, व्यू एंड फाइनलाइज मेजरमेंट, बिल आइटम डिटेल्स, रिकवरी, सेंड बैक, फाइनलाइज बिल। इतने ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे वर्क दिखेगा पूरा आपको। ठीक है, कौन से काम का है, कौन सा आरए बिल नंबर है, आरए बिल डेट। यहाँ व्यू एंड फाइनलाइज, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरा मेजरमेंट दिखेगा। आपको चेक करना है और बराबर है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपको उसके बाद बिल दिखेगा, इसमें बिल, पूरे बिल कॉपी जो आप देखते हैं ना अपना, आरए बिल कॉपी पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पूरा दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ आपको रिकवरीज दिखेगी पूरी, जो जो रिकवरीज ने किया है। अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दीज थिंग्स कि नहीं बिल बराबर है और हम उसको आगे भेज सकते हैं, तो यू विल फाइनलाइज द बिल। जैसे आप फाइनलाइज बटन क्लिक करेंगे आपको एक विंडो खुलेगा, आप अपना पूरा नोट जो डालना है डाल सकते हैं आप। जो भी लिखना है आपको, रॉयल्टी बराबर नहीं है, गेट पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो भी आप लिखते हैं, चेक मेजरमेंट एग्जीक्यूटिव का नहीं है, सब लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जो लिखना लिखिए, उसके बाद उसको फाइनलाइज कीजिए तो चला जाएगा एग्जीक्यूटिव के विंडो में, और एग्जीक्यूटिव को आपके पूरे रिमार्क्स दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं सभी को रिमार्क्स लिखने का पावर है। यहाँ बिल रिमार्क्स रिपोर्ट करके आता है, इसमें आप किसी का भी रिमार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ तो दिखेगा नहीं, ये इसमें रिमार्क्स बाय सेक्शन ऑफिसर माने जेई, रिमार्क्स बाय सब डिवीजन ऑफिसर, रिमार्क्स बाय प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिमार्क्स बाय डी, रिमार्क ऑडिटर, डीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, सभी के रिमार्क दिखेंगे आपको। इसको कोई भी बिल फाइनलाइज करने के पहले इसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। इसमें कौन सी ये दिखता है कि बिल कब कहाँ गया, किसके पास बिल, वो भी दिखता है। यहाँ तो अभी काम कम हुए हैं। ये कब कौन सा बिल कहाँ गया वो दिखता है पूरा डेट वाइज। क्लियर है, यहां तक ठीक है सबको? अभी ये आ गया डीओ के पास। आपको जो चेक साइज का जो भी चीज चाहिए आपको सब दिखेगा, उसके रॉयल्टी कैलकुलेशन, मेजरमेंट बुक, अगर फाइनल बिल है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आरए बिल रिपोर्ट। आरए बिल रिपोर्ट में आपको पार्ट 4 भी दिखेगा, शायद बनाया होगा इन लोगों ने। तो ये
इसमें आपको पूरे दिखेंगे, जो रिकवरी केस में नहीं किया है कहेगा दिखेगा पूरा आपको, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल का रिपोर्ट यहाँ दिखेगा आपको, डेविएशन स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा आइटम, एक्सेस सेविंग, बिल रिमार्क्स रिपोर्ट दिखाया आपको, अपने पार्ट रेट एनालिसिस, वर्क इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो वर्क से रिलेटेड काम हुआ है वो सब सारा कुछ दिखेगा आपको। पूरे रिपोर्ट जो आपको आप वर्क की फाइल में खोजते हैं, ऑल आर विजिबल हियर, ठीक है। और जो जेई ने किया है वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ दिखेगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप मेजरमेंट बुक एंट्री को भी चेक कर सकते हैं बराबर है कि नहीं सब, यहाँ से डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ बिल डिटेल्स में फाइल करना है। अगर आपको फाइनल नहीं करना है, कुछ इश्यूज है, तो आप इसको सेंड बैक कर दीजिए यहाँ से। जैसे सेंड बैक होगा चला जाएगा ऑडिटर के पास, ऑडिटर विल देखेगा भाई क्यों बैक किया, उसका रिमार्क्स है, उसके हिसाब से वो चेक करेगा। अगर वो रिकवरी का मिस्टेक होगा तो करेक्शन वापस भेज देगा आपके पास, लेकिन अगर कुछ मेजरमेंट का होगा तो फिर जे के पास जाएगा वापस उसी चैनल से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अभी? डीओ तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? प्राइस एस्केलेशन का कौन करेगा? रिकवरी में सर हम चेंजेस नहीं कर सकते क्या? एक मिनट, पहला क्वेश्चन था प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन जेई रिकॉर्ड करेगा, सीट अपलोड करेगा और उसका अमाउंट लिखेगा उसमें, ठीक है। जेई सीट में प्राइस एस्केलेशन कैलकुलेशन अपलोड करेगा, उसमें अमाउंट लिखेगा, वो आपके पास आएगा, आप उसको चेक करके वापस भेज सकते हैं, या अच्छा क्लियर तो आगे भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक करेक्शन है, इसमें प्राइस एस्केलेशन का इंडेक्स डालना और उसके लिए चल रहा है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है इसलिए अभी नहीं हो रहा है। शायद लेटर फ्यूचर में वो भी आ जाएगा, वो कि आपको सिर्फ अमाउंट डालिए, ऑटोमेटिक पैसे निकल जाएगा। तो उसमें भी इंडेक्स का, लेबर का, बाकी जगहों का वो सब अटैच नहीं हो रहा है इसमें। तो अभी वो सीट अपलोड करेगा, जैसे मालूम करता है वैसे करेगा, सीट अपलोड करेगा, उसमें कैलकुलेशन रहेगा और अमाउंट डाला रहेगा आपका शेड्यूल ये बिल के पार्ट 1 में, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या था, रिकवरी क्या क्वेश्चन था दूसरा? रिकवरी हमारे लॉगिन से चेंज कर सकते हैं या ऑडिटर को ही सेंड बैक करना पड़ेगा? नहीं, अभी तक नहीं दिया, आपको ऑडिटर को भेजना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन है कि ऑडिटर के पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। इसलिए ऑडिटर के पास जाएगा, वो फिर चेंज कर देगा आपको, फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे उसको। ई के लॉगिन से चेंज करने का ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैन चेंज रिकवरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तो शायद सर ये, अच्छा वो एमबी भी चेंज नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव? नहीं 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 नहीं, इरिगेशन में कर सकता है। इन इरिगेशन फुल पावर है सर। इवन ऑडिटर को तो वो अगर कई बार क्या होता था कि वो बाईपास भी कर देते, ऑडिटर के लॉगिन से पास ना भी हो तो आगे हो जाता था, आगे हो जाता था। हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं है, पीडब्ल्यूडी में आपको सब लॉगिन जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। इरिगेशन में उन्होंने कुछ चीज अच्छी अच्छी की है, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आता हूँ। पहले यहाँ तक क्लियर आपको ना, अभी डीए के लॉगिन तक आ गए। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव के लॉगिन पे जाएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको देखेगा, चेक करेगा, फाइनलाइज करेगा। फाइनलाइज करने के बाद अभी ये सिस्टम बिम्स से, ये बीडीएस से रिलेटेड नहीं है, अगर रिलेटेड हो जाएगा तो डायरेक्ट चला जाएगा वो वाउचर्स में, बट अभी ये उसको प्रिंट निकाल के उसका फिर बीडीएस निकालना है, फिर सीएमपी करना है, ठीक है। वो कॉपी भेजना है उसको, और इसकी एमबी की प्रिंट निकाल के आपको रिकॉर्ड पे रखना है उसका, अगर चाहे तो आप साइन ले सकते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है अभी? अब इसमें कुछ कुछ इशू छूट गए, अब बताइए क्या क्या छूट गए, आप बताइए, उसका मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला छूट गया चेक मेजरमेंट बाय ई, बराबर? यस। हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जब तक 5% चेक नहीं दिखेगा वो बिल फाइनलाइज नहीं कर पाएगा। उसको चेक मेजरमेंट का ऑप्शन है, टिक मारेगा तभी वो उसको डालना पड़ेगा, डेट वे डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फाइनलाइज होगा, नहीं तो फाइनलाइज नहीं होगा। इसमें डीए का इशू ऐसा आता है हमारे लेवल पे, टीओ लेवल पे, कि भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पासिंग के बाद वो चेक मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है उसको। तो ये इशू आया था कि हमारे पास जब बिल आया उसके पहले चेक मैनेजमेंट होना चाहिए उसका। तो ये अभी अंडर प्रोसेस में भी हो जाएगा, लेकिन तब तक आप उसको ये मेंशन कर दीजिए कि भाई चेक मैनेजमेंट जरूरत है, इसमें अभी तक नहीं किया गया है। टीओ के लॉगिन में आने तक चेक मैनेजमेंट दिखता नहीं है। अभी एक सिस्टम जो हो रहा होता है कि डी के पीए के पास से वो ई के पास जाएगा, ई के पास से फिर वापस ऑडिटर के पास आएगा। ये अभी सिस्टम शायद फ्यूचर में हो जाएगा, अभी नहीं है, तो वो बाकी चीजें देखेगा, करेगा वो। वो सर ई जल सेवा वाले में 2 बारी करता है, मतलब एक बारी टोटल पास होगा फिर दोबारा आएगा। यस, ई जल सेवा में ये सिस्टम है, पहले ई के पास जाएगा, चेक में दिखाएगा, फिर वापस आएगा ये, ठीक है। दूसरा चीज हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, वो था क्लाउज 38। आप
नोटिस नहीं कर पाए। क्लाउज 38 का प्रोविजन पहले इसमें नहीं था, अभी है। अभी आप जैसे ही 125% से ऊपर जाएंगे उसका रिकॉर्डिंग ही एमबी में अलग दिखाएगा और वो बिल में भी अलग आइटम बनेगा, वो अलग बनेगा वो। जैसे मान लिया आइटम नंबर 3 का क्वांटिटी 100 है, उसने 150 कर लिया, तो 125 तक एंट्री रेगुलर में रहेगी और 125 से ऊपर की एंट्री नीचे दूसरे में आ जाएगी, अलग आ जाएगी। 25 क्वांटिटी क्लाउज 38 सैंक्शन बाय डेसी लेटर नंबर दिए, जो भी लेटर नंबर करके आएगा तब आएगा वो, उसके रेट्स उसके अलग से आएंगे। ठीक है, ये डालने का ऑप्शन जेई के लॉगिन में है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है EIRL बराबर एक्स्ट्रा आइटम का। हमारे लॉगिन में जेई के पास अगर सैंक्शन होके आता है तो उसमें एक्स्ट्रा आइटम अटैच करने का ऑप्शन है, वो अटैच करेगा, फिर वो शेड्यूल बी का पार्ट बन जाएगा, उसके साथ आगे बढ़ेगा फिर वो। ठीक है, ये तीनों चीजें ई जल सेवा में एग्जीक्यूटिव के लॉगिन में, डी के लॉगिन में और जे के लॉगिन में अलग से दिया हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है, उसके लिए बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो तीनों लेवल पे कहीं भी हो सकता है वो। ठीक है, और क्लाउज 38 EIRL और चेक मेजरमेंट आपके लॉगिन आईडी में दिखता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो इरिगेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो ये लोग काम कर रहे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे चारों तरफ बैठे राउंड टेबल टाइप का है, कोई भी देखा तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। ये जो चैनल है वो सीरीज चैनल है इसका PWD का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा है। ठीक है, वो कुछ एक सॉफ्टवेयर अभी बात होती थी ना, कुछ उसी का पार्ट है वो, कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चालू कर रहा है, उसी में वैसे चल रहा है सब। तो वो सॉफ्टवेयर ज्यादा मैं नहीं जानता, वो ये सीरीज है, एक के पीछे बाद एक, माने एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा उस पर काम नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट काम करेगा, थर्ड काम करे, ऐसा है। मगर इरिगेशन वाले राउंड टेबल में आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें किसी किसी को एक्सेस डिनाई किया हुआ है। जेई इतना ही कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, जेई इतना कर सकता है, एग्जीक्यूटिव इतना कर सकता है, डी इतना कर सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो अभी इसमें जेई से ई तक के बीच में ये इतना प्रोसेस ऐसे घूमता है। मैं इसको लॉगिन करके आपको नहीं दिखा सका क्योंकि वो सारा सब ये इसमें नहीं है, लेकिन यूजर मैनुअल अभी है, आप उसको देख सकते हैं, आपको जो बताया मैं समझ में आएगा अच्छे से। मैं लगा तो उसको शेयर भी कर दूंगा यूजर मैनुअल, कुछ नहीं है। कुछ स्लाइड्स वगैरह मैंने बनाए हैं, वो उसमें भी वो सारी चीज़ें जो मैंने बताया लिखी हुई है उसमें। ठीक है, बट जो मैं बताया वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट में एक फॉर्म है यहाँ पे ई-बिल डिटेल, जैसे आपको ई-बिल डिटेल का मैंने शुरू में एंट्री किया ना, टेक्निकल डिटेल्स, वो डिटेल्स, उसके लिए जब आप पहली बार डालेंगे तो जेई या डिप्टी जैसे ये चीज़ें मंगा लीजिए, ये जो फॉर्म है ई-बिल डिटेल्स करके, तो डेट की वो आपको लॉगिन आईडी में दिक्कत नहीं भरने में हो, बार बार किसी को फोन करना बुलाना पड़ेगा। ये रहेगा तो आपको ईमेल आईडी में ई-बिल डालने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये कुछ चीजें डाली हुई है इसमें, ये सेव हो जाएगा। तो आपको अभी ई-बिल और EMB के बारे में, ऑनलाइन वर्क ऑर्डर के बारे में पूरा जेई से लेकर DE तक का हो गया। ई जल सेवा में भी सारी चीजें हैं, यही सेम टाइप का है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। कुछ मामलों में जल सेवा अच्छा है क्योंकि उसमें आप एक्सेस ऐड कर सकते हैं, क्लाउज 38 एक्स्ट्रा आइटम वगैरह का। इसमें है कि आप 1 by 1 ही कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट मी हैव योर क्वेश्चंस regarding e-bill, EMB, online work order, today's topic only. Yes. तो परसेंटेज वाइज टेंडर है तो उसमें क्या क्वांटिटी करेंगे? क्या बोले परसेंटेज? टेंडर B1 टेंडर, हर हाँ। आइटम का परसेंटेज दिया है, 10% होने पे उसका पेमेंट करेंगे, तो उसको कैसे लेंगे? B1 नहीं, वो परसेंटेज रेट फिर वो ये हो जाएगा, सी टेंडर है वो या EPC। हाँ, सी टेंडर और EPC में अभी तक ये अभी काम चालू है, अभी नहीं शुरू हुआ है। EPC में है, EPC में आइटम्स फिक्स हो जाते हैं तो उसमें है, जिसमें BOQ फाइनल हो गया उसमें आराम से है। सी टेंडर में इशूज ऐसा आ रहा है कि सी टेंडर इनिशियली परसेंटेज टेंडर है और 1% के अंदर में 10% अलग अलग है, दैट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिजाइन। तो अभी उसमें हो रहा है वो, शायद 1-2-4-10 दिन में हो जाएगा। मैं भी हूँ उसमें भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वो जो आइटम्स को परसेंटेज को अलग लिखना पड़ेगा, वो अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। वो अभी जस्ट इसी वीक में चालू है कि नांदेड़ का एक सी टेंडर आया है, अभी वो नहीं हो पाया, मगर नेक्स्ट बार से सी टेंडर हो जाएगा, उसमें ई-बिल में हो जाएगा। वर्क ऑर्डर में है अभी, इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो BOQ है उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा हमको, वो सिस्टम का कुछ सॉफ्टवेयर इशू आता है इसलिए भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा अभी कुछ दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जो आप परसेंटेज रेट बोले वो, यस रिकवरी है वो, उसका हम लोगों ने परसेंटेज फिक्स कर दिया है, उतना ही रिकवरी करेगा। हाँ,
मान लीजिए पिछले बिल में रिकवरी कम हुआ है, उसमें एडिशनल करना है, तो फिर उसको कैसे ऐड करें? उसको आपको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज को अमाउंट में, उसी रिकवरी जहाँ से हम लोगों ने किया था अभी उसको करना पड़ेगा चेंज, और नहीं तो अगर मिसलेनियस में करना पड़ेगा परसेंटेज की जगह अमाउंट कर देंगे ना सर? अमाउंट कर देंगे, उस परसेंटेज अमाउंट कर देंगे। वो आपका लॉगिन आईडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव का लॉगिन आईडी है, उसका वो करवाना पड़ेगा या बिग परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर मैं एक मैडम ने बताया था स्काडा ऐड करने का, वो मैं ऐड कर दूंगा अभी, तब तक और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। टाइम पीरियड खत्म हो गया है, उसको एक्सटेंशन मिला है, उसको अपलोड कहाँ करना पड़ेगा? उसमें ऑप्शन है, उसमें ई बिल में जो एमबी है ना वो जेई के लॉगिन में है, टाइम एक्सटेंशन जैसे खत्म होगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंप्लीशन डेट डाला है उसमें, उसको एक्सटेंशन डालना पड़ेगा तभी वो आगे एमबी बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा उसमें। जैसे ही डेट खत्म होगा उसको ब्लिंक करेगा, उसमें एक्सटेंशन का लेटर डाल अपलोड करना पड़ेगा और उसमें डेट डालना पड़ेगा उसका कब तक हुआ वो जेई को। एक बिल भी नहीं करता सर एक्सटेंशन अगर नहीं मिली है? नहीं, फिलहाल नहीं, वो एक बिल का अलाउ है, मैंने बताया था वो 1 बिल इज अलाउ आफ्टर एक्सटेंशन, मगर अभी उसमें नहीं डाला है, वो आ जाएगा, मे भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा वो। दूसरा सर जो क्वांटिटी है ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्ट कर देता होगा ना 125 के बाद, इन केस क्लॉज 38 की परमिशन नहीं है तो? हाँ नहीं, अगर वो अलाउ है, अगर आपका जैसे क्वांटिटी 100 है और 130 चला गया तो वो क्वांटिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोलेगा परमिशन दीजिए, उसमें मैंने अपलोड करना पड़ेगा आपको, आप उसमें अगर प्लेन पेपर अपलोड किए तो भी वो मान लेगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको आइटम नंबर वो डालना पड़ता है। मतलब 130 डाली तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं करेगा, उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा वो। नहीं सर, उसमें वो डब्ल्यूआरडी वाले में क्या करते थे कि अगर ज्यादा भी आ रही है तो वो नीचे क्लॉज 38 की परमिशन रिक्वायर्ड और अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता था, वैसा नहीं होगा इसमें? नहीं, इसमें आपको क्वांटिटी लेने ही नहीं देगा आपको, फिर आपको क्वांटिटी कम करना पड़ेगा उसमें। पर सर वो जो जेई के पास मेजरमेंट है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो भी वो फॉर्मूले में डालेंगे वो तो वही रहेगी। हाँ वो वही रहेगी, कर दे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। हाँ तो उसमें रेस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, उसमें भी आपने क्वांटिटी मान लिया 150 लिखा है तो उसमें आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू 140 या 125 ऐसा कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है, उसमें भी जेई के पास। करना पड़ेगा। हाँ जेई के पास रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है, वो इन जनरल भी है, जरूरी नहीं कि आप जितना वनडे पूरा वनडे, ठीक है ना। जैसे आपके पास वो होते हैं आइटम ना कॉम्पैक्शन का, कॉम्पैक्शन वाले वो आपको 10% कम देते हैं ना, उसको उसमें ऑप्शन दिया हुआ वो सब। हाँ ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है सभी का। ईएमबी में क्या है ना कि ये चीजें आपके लिए नई है, आपने कभी देखा नहीं है, कभी ऑनलाइन बैठा नहीं है, या कुछ लोग बैठे होंगे शायद, तो जो लोग इस पे थोड़ा बहुत काम किए हैं तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, और जो लोग नहीं काम किए उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए शुरू करने का, और जब भी कभी प्रॉब्लम आए ना उसको मैं कोशिश करूंगा वहां सॉल्व कर सकूं, ठीक है। मेरे को सिर्फ मुझे इतना ही इशू आता है कि जहां मेरी पोस्टिंग है वहां पे मोबाइल बराबर काम नहीं करता है, तो समटाइम्स आपको फोन नहीं लगेगा, तो गेट इन टच विथ एसएमएस और व्हाट्सएप, ठीक है, वो मोस्टली चलते हैं वहां पे। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो तो मैं नेक्स्ट थोड़ा सा 10-15 मिनट का काम है वो देख लूँ क्या उसको। क्वेश्चन है अभी नहीं है ना? चलिए अब मैं फिर से एमएस वाला विंडो में आता हूँ अपना। ये एमएस वाला विंडो आपको विजिबल है अभी? यस सर। अभी इसमें जनरल में एक आता था यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप्स, ठीक है, इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लिया मैंने डाला स्काडा, ठीक है, स्काडा डाल के सेव कर दिया इसको। अभी स्काडा यहाँ आपको दिखने लगेगा लास्ट में, लेकिन इसको पता नहीं कि कहाँ का है ये, क्या करना है इसको। तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको मंथली एंट्रीज में, ट्रांजैक्शन हेड्स डालना पड़ेगा उसमें। तो जो स्काडा हमने सेलेक्ट किया है वो इसमें दिखेगा अभी, ये अल्फाबेटिकली रहता है, ये स्काडा यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। ये 0 to 1 डिफॉल्ट लेता है, हमको इसको एडिट करना पड़ेगा। ये रिकवरी कहाँ है? फिलहाल के लिए हम लोग इसको अभी एक्चुअली जाना चाहिए रेवेन्यू में, मगर रेवेन्यू का हेड अभी डालना ठीक नहीं है, मैं आपको उसको डिपो ही डालता हूँ, क्योंकि अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का शिकायत रहता है कि ये नेट नहीं था इसलिए नहीं हुआ, तो हम उसको पार्ट 5 में डालते हैं, बाद में उसको रिलीज कर सकते हैं अगर ला के दिया तो, फाइनल बिल के पहले, इसलिए इसको हम पार्ट 5 में डाल रहे हैं अभी, डिपो पार्ट 5 में अपडेट की, ठीक है। अब यहाँ पे स्काडा का रिकवरी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं और अभी हम ई के लॉगिन में आएंगे जहाँ पे हमको दिखेगा वो
डीओ गडचिरोली, गडचिरोली यही था ना, याद नहीं, मुझे भूल भी गया मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मास्टर्स में थे, यहाँ पे रिकवरी मास्टर, और अभी इसमें आपको ऐड करना है क्या, स्काडा। अब यहाँ स्काडा दिखेगा वो, ये स्काडा, ठीक है ओके मैडम। हाँ, यस अब सर। इसमें फ्लैट परसेंट नहीं लेना है, अमाउंट पे लेना है हमको। एक्चुअली वो परसेंट 10% रहता है, वो आइटम पे रहता है, और जैसे अमाउंट डाले आपको कुछ यहाँ डालना पड़ेगा, 100, 10 कुछ भी डालना पड़ेगा, 100 डाल देते हैं हम। अब ये रिकवरी इसमें दिख रही है आपको, यस ठीक है, क्लियर है यस यहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप इसमें पूछ सकते हैं। अभी हमको एएमएस, मैंने मेरे दोनों लेक्चर में आजकल दोनों का मिला के कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपको इश्यूज आए तो यस, मुझे लगता है 15-20 लोग होंगे, मगर इंटरेक्टिव बहुत कम लोग हैं, 4-5 लोग ही हैं। तो मोर डिस्कशन द मोर बेनिफिशियल। हमारे जमाने में हमारे पास बहुत क्वेश्चन होते थे, मगर आंसर नहीं मिलता था बहुत का। अभी तो आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए। यस दिक्कत ये है सर, पीडब्ल्यूडी में कोई वर्किंग है नहीं, तो आप जहां वर्किंग उसी में हो सकता है प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है पीडब्ल्यू वर्किंग हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा, नहीं, मतलब ये सॉफ्टवेयर वगैरह अभी इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है, 1 बाय 1। हाँ मैडम, कुछ क्वेश्चन था मैडम का। सर आपने कल वाले लेक्चर में वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का बताया था ना सर। हाँ सर वो एक बार दोबारा बता दो, क्योंकि जो हमारे बिल्स आते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के, वो काम पे ही डाल देते हैं, तो हाँ, उसके लिए वो, हाँ वो टीबी कुछ करके बनाते हैं वो, उसमें एक तरफ डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वो दिखाते हैं सर की, और दूसरी तरफ ये वो ट्रांसफर एंट्री का वो दिखाते हैं। हाँ, टी लेकिन से वो करना पड़ेगा। हाँ, टी से बराबर है। करना पड़ेगा सर, जब हाँ, काम टी पे ही डल रहा है तो टी क्यों कर रहे हैं हम, तो वो तो आपको डायरेक्टली हम। नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं क्लियर करता हूँ आपको। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, शुरू से, ठीक है ना। हाँ ये जी। जो सिस्टम है, गवर्नमेंट के पास बहुत से ये नहीं थे, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट चालू है, बड़े बड़े या दूसरे कोई प्रोजेक्ट है, उसी पे, उस काम पे चार्ज करके लोगों को अपॉइंट किया उन्होंने। उसको बोलते थे टेम्पोररी एम्प्लॉय, वर्क पे, इस पे वर्क पे डायरेक्ट, जैसे कुछ हेल्पर या ड्राइवर, क्लीनर, कभी कभी उसमें जेईडी भी अपॉइंट हुए थे, वो खत्म निकल गया पहले, मगर ये हेल्पर वगैरह लोग रह गए, बहुत दिन तक रह गए जेई वगैरह। तो इस पे बाद में इनका सैलरी का इशू आया, पेट खत्म हो गया तो सैलरी बंद हो गया, निकलने लगा, तो कुछ इशूज आए थे, कुछ कम हुए थे, तो उन्होंने एक केलकर कमेटी बनाया। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, कालेकर या केलकर नाम है जो भी, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि तो उनको गवर्नमेंट में मर्ज किया जाए, उनको ले लिया जाए रेगुलर में। तो उसको बोलते थे कन्वर्टेड सीआरटी, रेगुलर टेम्पोररी, और कन्वर्टेड रेगुलर परमानेंट। मतलब कि गवर्नमेंट ने जैसे जैसे लोगों को परमानेंट किया, वो रेगुलर में आ गया, मतलब उनकी सैलरी बनेगी और सैलरी हेड से पेमेंट होगा, ठीक है, जो कन्वर्टेड रेगुलर परमानेंट हुए। लेकिन जो सीआरटी रह गए, कन्वर्टेड रेगुलर टेम्पोररी वाले का पेमेंट वर्क पे ही होगा चार्ज, मगर उनको सैलरी मिलेगी। ये बात समझ रहे हैं कि जो जैसे मान लिया कि 10 ड्राइवर है अभी टेम्पोररी, 10 ड्राइवर की सैलरी बन रही है मान लिया कि 50,000, तो 50,000 रुपए जो है 50,000 रुपीज, वो चार्ज सैलरी पे करके उनको दे देंगे हर महीने, ठीक है, हर महीने सैलरी से दे देंगे। लेकिन वो सैलरी के पार्ट तो नहीं है, वो वर्क पार्ट है, तो वर्क से 50,000 रुपीज हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा सैलरी को, जितना वर्क चार्ज का है वो ट्रांसफर करने का सैलरी को। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना मुश्किल था, तो गवर्नमेंट ने उसका बोला कि 15% आप उसको ट्रांसफर कीजिए वर्क का, जिस वर्क पे आपके लोग हैं। तो आपको जो टेम्पोररी स्टाफ थे उनको सैलरी मिलेगी सैलरी हेड से, रेगुलर हेड जिससे आपको मिलती है उसको मिलेगी, और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट का टी हो जाएगा, आपके वर्क को डेबिट करके उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो क्रेडिट करते हैं वो डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रेगुलर हेड पे 2059, ठीक है। तो टी कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्शन हेड को क्रेडिट करेंगे और उसको हेड को डेबिट करेंगे। ये टी से ही होगा, दूसरे तरीके से होगा ही नहीं,
ठीक है। ओके सर। तो 2-4 साल पहले तक, मतलब मेरे ख्याल से 2018-19 तक हर वर्ग का जो 30-54 और 20-59 कुछ हेड थे, उसमें से आपको पैसे उतने माइनस करने पड़ते थे 15%, और वो पैसा भेजना पड़ता था या इसको वर्क को, मैंने ये डायरेक्शन मिशन में टीका करना पड़ता था। फिर अभी धीरे धीरे वो लोग कम होते गए, तो गवर्नमेंट में भी कम करती जा रही है, बहुत कम हो रहा है, या अपने लेवल पर वहाँ एडजस्ट कर रही होगी, उतना पैसा कम दे रही है हमको। पिछले 2-3 साल से इसके लिए अलग से पैसे नहीं आए, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट मालूम नहीं चल रहा है। आपके डिवीजन में आए हैं, मतलब कि आपके पास सीआरटी स्टाफ है ज़्यादा, और उसकी सैलरी हेड से दे दिया गया है, अभी उसको वर्क पे चार्ज किया जा रहा है, जो पैसा उसको मिला, ठीक है, वो अमाउंट आपके डिवीजन में आएगा, और उसको आपको टी ही करना है, डेबिट टू वर्क, क्रेडिट टू डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर हेड आपका। सर इसमें आपका फिर परसेंटेज भी कुछ रहेगी, ये जब पूरी सैलरी है वो पूरी सैलरी हम वर्क से निकालेंगे और फिर D&A को क्रेडिट कर देंगे? नहीं, वो सैलरी बेस्ड नहीं रहा अभी, वो परसेंटेज है, 15% है अभी वो। अदरवाइज आपके पास लेटर आया होगा कितना करना है वो, अगर लेटर नहीं आया तो आप उसको लेटर का डिमांड कीजिए, वो लेटर आता है तो परसेंटेज या अमाउंट जो भी है लेटर आएगा आपका, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एटलीस्ट इसी से होगा वो। ओके सर, ठीक है ना। फीस सर पर्टिकुलर पीरियड पे किसी पे करनी है, जैसे ईयर एंड पे वगैरह पे, या फिर कभी भी कर सकते? जब ग्रांट आता ना उसमें लिख के आता, पहले हर 3 महीने 4 महीने पे जब भी ग्रांट आया करते थे उसमें सब 50% डाल देते थे। अभी वो नहीं है, अभी जैसा लेटर आएगा उस हिसाब से कीजिए, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से। अभी पिछले 4-5 साल से इश्यूज आ रहे हैं, वो अभी रेगुलर नहीं आ रहा है। इनिशियली इट वाज डन रेगुलरली ऑन एवरी क्वार्टर, ठीक है, 15%। इसके लिए ऑडिट का मेमो इशू हुआ है, ऑडिट के पारा भी बने कि आपने पैसा यूज नहीं किया, दूसरे खर्च कर लिया ऐसा, ठीक है। अभी तो सर इट मींस के 15% ऑफ सैलरी ही उनका वर्क पे डालेगी? 15% ऑफ द वर्क जो आपका बजट है उसका 15%। जैसे आपका मान लिया कि 2701 कुछ प्रोजेक्ट आपका है उस पे, या 4701 पे, तो उसमें से जितना पैसा आ रहा है उसका 15% आपका ट्रांसफर करना है डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन हेड को, आपके हेड को, मतलब 0701 या 2701 हेड को। ओके सर, ओके। सर ये 15% अपर लिमिट होगी ना, मान लीजिए अगर सैलरी कम ही बन रही है तो कम ही ट्रांसफर करेंगे? हाँ, कम ही कर दे, 50% कोई नहीं करता था, जो भी मगर कम कर सकते उसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस आप लेटर देखिए कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। पिछले मीटिंग में हमारी एसी से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि अभी हमारे पास गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम भी कुछ नहीं दे रहे हैं अभी, चूंकि लास्ट ईयर हमारे डिवीजन में भी नहीं हुआ था। मैंने उस पर पूछा था कितना करना है, तो उन्होंने बोला अभी नहीं आया है, इसलिए भी छोड़ दीजिए इस बार, नेक्स्ट बार देंगे। सर और ये जो टेम्परेरी स्टाफ है सर, इनको 20-20, 25-25 साल हो गए हैं अब वो रिटायर हो रहे हैं, करते हुए। बहुत कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। हाँ, ज्यादातर वो परमानेंट हो गए हैं या बचे हैं, वो भी अब रिटायर हो गए हैं, उसकी ज्यादा ये नहीं है उसका। ओके सर, बहुत कम बचे हैं अभी वो। सर एक और क्वेश्चन है। यस यस। सर ये जो हम फॉर्म 78 रखते हैं, ये थोड़ा वो क्या बोलते हैं सर इसको, ऑफिस एक्सपेंडिचर में आता है ये, कंटिजेंसी ऑफिस एक्सपेंडिचर शायद, तो एक्चुअली ये रखना जरूरी है क्या सर? हाँ जरूरी है ना, वो आपके पास नहीं, एक्चुअली वो पीए के पास है, स्थापना शाखा का है, आपका वर्क अकाउंट्स का रोल नहीं है उसमें। सर मगर अभी मान लो छोटी डिवीजन है सर, क्वालिटी कंट्रोल, उधर वर्क का तो काम है ही नहीं, लेकिन वो जो भी है ऑफिस एक्सपेंडिचर या जो भी खर्चा हो रहा है वो उसका पूरा फॉर्म 78 में दिखा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का भी खर्चा है। पेट्रोल तो डीजल राइट का है क्या सर वो? नहीं, पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं है, दिखाए अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट केवल है, उसका हेड अलग रहेगा, जरूरत नहीं है पेट्रोल डीजल की एक्सपेंडिचर दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें 78 में सिर्फ आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस, उसका कंसेशन भी नहीं होगा आपका, सिर्फ 78 का होगा थ्रो सर्कल। 78 मतलब ये फॉर्म है जिसमें कि आपके ऑफिस एक्सपेंस के जो खर्चे होते हैं आते हैं। ये पहले हमारे पास था, लेकिन 89 में GR आया था, उसके बाद से ये सब चीजें टीए बिल, मेडिकल बिल, ये सब अलग हो गए, आपके स्थापना सेक्शन में चले गए, स्टेब्लिशमेंट सेक्शन में अभी हमारे पास नहीं है वो, ठीक है। तो 78 आपको यस आपके थ्रू हमारे थ्रू ही रूट करते हैं। नहीं जरूरत नहीं है, जहां छोटा डिवीजन काम नहीं हुआ, ठीक है, कुछ काम नहीं तो क्या कर, कुछ तो काम कीजिए, चलता है, सब कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट नाउ, ठीक है, उसमें आपको करनी चाहिए। उसका रिकंसिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, थ्रू एसी होता है, आप ध्यान दीजिए, उसको पूछ लीजिए उससे। नहीं GR है क्या सर इसका सपोर्टिंग, क्या हमारे थ्रू राउट करने की जरूरत नहीं? यस GR है मेरे पास, उस GR जब बोलते हैं तो खोजना पड़ता है बाबा। नहीं सर बाद में दे दीजिएगा, आप कोई बात नहीं, ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं हाल में मेरे पास मिला था वो, 1-2 मिनट।
मैं आपको 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं दिखा देता आपको। वो 89 के आसपास का जीआर है, गवर्नमेंट का जीआर है वो। और कुछ क्वेश्चन था तो बोलिए, तो कुछ और क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं, ब्रेक का भी बस। टाइम हो गया सर। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा, एक मिनट आप में से कोई एक आदमी जो है ना, मेरे को व्हाट्सएप भेज दूंगा, ये है शायद। ठीक है ना सर, व्हाट्सएप पे करा देंगे तो वो हमारे पास भी रहेगा, व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल करा देंगे। हाँ, इसमें आपको डाल दूंगा मैं। सर जो भी मटेरियल है आप मुझे शेयर कर लीजिए। आई विल बी एबल टू हाँ। ट्रांसफर द सेम थिंग टू देम। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ नहीं, ठीक है ना, कुछ वो जीआरस हैं जो स्थापना शाखा Yes. रिलेटेड है, वो मैं T9 का भेज दूंगा उसको, ठीक है, मैं से कर दूंगा अभी। Any other question नाउ from any एनी क्वेश्चन? नहीं participant? Anyone? So thank you so much, sir. It was a very, very valuable session. I'm sure that participants would have appreciated highly and they would have gained a lot from these 2 days. And बहुत सारा आपने उनका queries भी solve कर दिया, detail में explanation दिया है sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you for supporting us. Thank you, Thank sir. you, थैंक यू sir. एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.